नमस्कार। साहित्य की वेला के अंतर्गत हमारा पॉइंट है, उसका कविता का नाम है अकाल और उसके बाद। इस कविता को लिखने वाले विद्वान हैं नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। यदि नागार्जुन के असली नाम की बात की जाए तो उनका असली नाम आता है वैद्यनाथ मिश्र। इनके द्वारा लिखी गई है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से एक प्रश्न तो अपने पास यहाँ पर यही बन जाता है कि इस कविता को लिखने वाला विद्वान कौन है, तो आंसर है आपके पास नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र। पहला इस कविता से रिलेटेड यहाँ पर बेसिक बातें देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वालिटी वाले सारे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर करवाता हूँ हाईलाइट। ये जो हमारा यहाँ पर अगर अपन देखें, इसमें जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है उसकी 18वीं यूनिट का जो पॉइंट आपके पास है, यहाँ पर 6 नंबर का जो पॉइंट है उस 6 नंबर की पॉइंट की यहाँ पर हम चर्चा इसमें कर रहे हैं। और कविता का नाम क्या है, तो आंसर है अकाल। और उसके बाद विद्वान कौन है, तो आंसर है यहाँ पर नागार्जुन और वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखी गई कविता की पंक्तियां हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखते हैं तो यह है कि इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि वह हिंदी के लेखक, वह हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि हैं। इट मीन्स यहाँ पर उन्होंने हिंदी में भी उतना ही अच्छा लिखा है जितना मैथिली में, या मैथिली में भी उतना ही अच्छा लिखा जितना हिंदी में। दूसरा पॉइंट कि नागार्जुन द्वारा कविता अकाल और उसके बाद लिखी गई है। फिर पॉइंट आता है कि इस कविता का प्रकाशन कब होता है, तो आंसर है आपके पास 1952 में। इस कविता का प्रकाशन कब होता है, तो आंसर है 1952 में। अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न मिल सकता है। फिर एक प्रश्न ये कि ये जो पॉइंट आपके पास है ये किसी कविताओं के संग्रह में जाता है और उस संग्रह का नाम था सतरंगे पंखों वाली। तो यहां पर बात आई कि यह कविता, इट मींस कौन सी कविता, तो अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद वाला जो कविता है वो कौन से काव्य में, इट मींस नागार्जुन के कौन से काव्य संग्रह में इसको संग्रह किया गया है, तो इसका उत्तर आता है सतरंगे पंखों वाली टाइटल में इसको यहां पर संग्रह किया गया है। चलते हैं यहां से आगे। अगला प्रश्न अपने पास ऐसी पंक्तियां ले लेंगे और प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इट मींस यहां पर आता है कि इन कविता की पंक्तियों को लिखने वाला विद्वान कौन है, तो आप ये कहोगे कि नागार्जुन है, वैद्यनाथ मिश्र हैं। प्रश्न यहां पर यह भी आ सकता है कि इन पंक्तियों को कौन सी कविता के अंतर्गत लिखा गया है, तब वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। फिर आगे यहां पर दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाए पंखे कई दिनों के बाद। तो बेसिकली यहां पर ये सब सारी चीजें कि पंख कौन खुजलाता है, तो अपने को याद होना चाहिए कि कौवा किन की आंखों में, तो यहां पर यह है कि चमक उठी घर भर की आंखों में। इसका मतलब है यहां पर कि घर जो पूरा का पूरा घर था वो खुशियों से जमजमा उठा। कहां धुआं उठा, तो आंगन में धुआं उठा। क्यों, तो चूहे जो अपने पास चूल्हे की अगर अपन बात करते हैं तो चूल्हा जो है जलता हुआ दिखाई दिया, तो आंगन में धुआं आता हुआ दिखाई दिया। तो दाने कितने दिनों के बाद घर के अंदर आए, कई दिनों के बाद आए। तो इस प्रकार से आपके पास यहां पर छोटे और बड़े वाले क्वालिटी वाले प्रश्न बन सकते हैं। मैं धुआंधार प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला आपका भी दायित्व रहेगा कि जैसे ये कविता आपने पढ़ी, ये अब जो प्रश्न आपने पढ़ा, इस प्रश्न की बिहाव पर आप भी अपना उत्तर देते जाएं, है ना। आप अपना रिस्पॉन्स इसमें यहां पर देते जाएं। मैं इसमें यहां पर आपको समय बहुत कम दूंगा, हार्डली प्रश्न दिखाने के 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको उत्तर दे देना है, अन्यथा मैं इसका उत्तर देकर के आगे की तरफ यहां से बढ़ूंगा। आया अकाल और उसके बाद कविता के लेखक कौन है, तो ऐसे ऑप्शन आए कि रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सूरदास या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास क्या, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास यहां पर नागार्जुन जाता हुआ दिखाई देगा। यहां पर आपके पास उत्तर यह है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता नागार्जुन ने कब लिखी थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के दौरान, या फिर यहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, या फिर आंसर आया कि भूखे होने पर, या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जिन लोगों ने यहां पर दिया है। लेकिन यहां पर अगर अपन देखें तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो आंसर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस कविता को लिखा गया। चलते हैं यहां से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अकाल उसके बाद कविता किस कोटि की रचना है। उन्होंने कहा कि क्या ये छायावादी है, क्या ये प्रगतिवादी है, क्या ये जनवादी है, क्या ये प्रयोगवादी है।
तो यहां पर जब अपने पास इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो इसमें यहां पर सबसे सटीक वाला आंसर क्या है? बिल्कुल, तो यहां पर सबसे सटीक वाला जो इसका आंसर है वो है आपके पास क्या? तो आंसर आया है इसमें प्रगतिवादी। प्रगतिवादी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? चूंकि हम माध्यमिक शिक्षक के टीचर बनने वाले हैं तो ऐसे शब्दों पर भी पकड़ होनी चाहिए। जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर ये प्रगतिवादी क्या होता है, ये बता दीजिए। तब आप यहां पर कहेंगे कि जिसमें यथार्थ का वर्णन हो, जिसमें रियलिटी का वर्णन हो, जिसमें जैसा देखा वैसा का वैसा सामाजिक स्थितियों का जब वर्णन होता है तो उस प्रकार की बातों को लिखी गई जो कविताएं होती है उनको हम यहां पर प्रगतिवादी कविताओं के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उभारा है? उन्होंने कहा कि क्या इसमें यहां पर पर्वतीय प्रदेश का है या ग्रामीण परिवेश का या फिर वन प्रदेश का या काल्पनिक परिवेश का। इट मींस जो आपके पास यहां पर जो कविता आई थी उस कविता में यहां पर क्या है? तो आंसर आपके पास आता है कि जो बिहार है उस बिहार का जो ग्रामीण परिवेश है और अकाल के मारे जब वहां पर लोगों की हालत, यहां तक कि पशु पक्षियों की हालत भी खराब हो रही थी, तो इसमें यहां पर किस बात का चित्रण है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा ग्रामीण परिवेश का, इसमें यहां पर आंसर है। फिर आगे की तरफ अगर बढ़े तो इसमें यहां पर आया कि अकाल और उसके बाद के कवि। इट मींस यहां पर अकाल और उसके बाद का कवि कौन है? देखो प्रश्न क्या गजब बनाया। पहले तो ये माइंड में लाओ कि अकाल और उसके बाद कविता लिखी किसने? तो आपको माइंड में था कि नागार्जुन ने। फिर यहां पर उसने पूछा कि नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो आंसर आपके पास आया कि वैद्यनाथ मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भारती मित्र। देखो क्या गजब के ऑप्शन बनाए एग्जामिनर ने। मानना पड़ेगा यहां पर कि जरा सा यदि अगर आपने ऊपर नीचे अगर पढ़ लिया तो ऐसी स्थिति में अपने को दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या है? तो आंसर आपके पास सही जवाब सभी का, इसका उत्तर है आपके पास यहां पर वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखी जो है ये इनका असली नाम है नागार्जुन का। फिर यहां से चले, अकाल और उसके बाद कविता किस प्रकार की कविता है? क्या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है? क्या ये क्लासिकल मतलब प्राचीन साहित्य का वर्णन करती है? क्या ये सामाजिक बोध का वर्णन करती है या फिर ये सौंदर्य बोध का वर्णन करती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में यहां पर जब अकाल पड़ता है तो वहां की सामाजिक स्थिति का वर्णन करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए बिल्कुल यहां पर सही जवाब कि इसका उत्तर यदि अगर आपको प्रश्न आता है तो यहां पर आप लगाइए सामाजिक बोध, है ना। फिर यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? क्या यह सौंदर्य बोध की कविता है? क्या प्रगतिशील चेतना की यथार्थ परक कविता है? क्या लघु मानव की स्थापना की कविता है या आस्था और विश्वास की कविता है? तो अभी आपने देखा प्रगतिशील चेतना, प्रगतिशील का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है प्रगतिवाद का। तो हमने कहा कि जो यथार्थ का वर्णन करे, जो रियलिटी का वर्णन करता है, जो रियलिटी का वर्णन करता है उस प्रकार की चीजों को हम यहां पर रखते हैं। तो इसका उत्तर भी आपके पास क्या जाएगा? तो आंसर आपके पास यहां पर बी, ये आपके पास आया यहां पर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? इट मींस जो है सतरंगे पंखों वाली को, अब आपको लगेगा कि अरे हमारे इसमें तो यहां पर अकाल और उसके बाद कविता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अकाल और उसके बाद की कविता जो 1952 में लिखी गई थी, इस 1952 की कविता का जो काव्य संग्रह है जहां पर इनकी नागार्जुन की सारी कविताएं इकट्ठी होती है उसका नाम क्या है? तो वो नाम है आपके पास सतरंगे पंखों वाली। तो सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? अच्छा क्वालिटी का प्रश्न है तो इसका आंसर आपके पास गया कि 1959 में। आंसर आपको अच्छे से यहां पर याद रखना है। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े, अकाल और उसके बाद कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि सन 1952 में। आप देखो कि सन 1952 का मतलब 1947 के बाद का, 1947 के बाद का मतलब स्वतंत्रता के बाद का। इट मींस कविता कब की है? तो आंसर आया कि स्वतंत्रता के बाद की कविता ये है। फिर यहां से इसमें तो इसका उत्तर क्या था? तो आंसर है आपके पास 1952, बिल्कुल सभी लोगों का इसमें सही जवाब। आगे देखें, अकाल और उसके बाद कविता में भारत के किस राज्य में पड़े अकाल का चित्रण हुआ है? ये अभी मैंने आपको जो है यहां पर हाईलाइट किया कि कौन से इसका जो है किसका यहां पर चित्रण किया गया है। तो आंसर आपके पास आता है कि क्या उत्तर प्रदेश का? आंसर है नहीं,
बिहार का नहीं, राजस्थान का आंसर है नो। फिर यहां पर किसका, तो आंसर आया इसमें मध्य प्रदेश का। तो आंसर है कि नहीं, इसमें से यहां पर जिसका चित्रण होता है, बिल्कुल सही जवाब, उत्तर आपके पास यहां पर बिहार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चूल्हा न जलने व चक्की न चलने का क्या कारण है? भाई चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? तो पॉइंट आया कि चक्की नहीं चल रही है। तो चक्की क्यों नहीं चल रही है? तो सीधा सा जो है, अगर आप देखोगे कि क्या खाद्य सामग्रियों की अधिकता हो गई थी, पॉइंट आया कि परिवार का अभाव था, क्या अकाल था, या फिर कोई बारिश जैसी कोई स्थिति वहां पर थी। तो आंसर आया इसमें कि इसके पीछे कारण है केवल और केवल एक अकाल, क्योंकि कविता का नाम ही यही है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो कविता के बिहाव पर आपको वहां देखने को मिलेंगे, जिसमें आप यहां पर परेशान हो, इससे पहले आप इस प्रकार के प्रश्नों पर यदि पिकअप बना लेंगे तो आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इसका उत्तर गया आपके पास अकाल, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग का कबीर कहते हैं क्या? भाई जैसे आपने एक की कहा कि वैद्यनाथ मिश्र, तो इनका मूल नाम है ही, लेकिन और इनमें यहां पर किस प्रकार का टेक दिया गया है? क्या इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है? क्या आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, या आधुनिक युग का रहीम कहा जाता है, या फिर आधुनिक युग का दादू दयाल कहा जाता है? तो इसका उत्तर यहां पर यह है कि जिस प्रकार से कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के धुआंधार तरीके से सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया है, उसी प्रकार से यहां पर नागार्जुन ने भी किया है। इसलिए इनका उत्तर यहां पर क्या होगा? तो आंसर आपके पास यहां पर आधुनिक युग का कबीर होता हुआ दिखाई देगा। देखो, यदि अगर आपको नागार्जुन की कविता का प्रगतिवादी वाला पॉइंट अगर क्लियर था, तो वहां से आप कबीर की बातों को इसमें यहां पर मिला करके आप अपने प्रश्न को उत्तर बढ़िया तरीके से दे सकते थे। फिर यहां से इसमें आगे बढ़े। नागार्जुन के विषय में असंगत कथन क्या है? मतलब यहां पर 4 कथन हैं, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? तो उन्होंने कहा कि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि के रूप में विख्यात है। आंसर यस। प्रगतिवादी क्या? अभी बताया, जो रियलिटी का वर्णन करने वाले लोग हों। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे तथा उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बिल्कुल सही जवाब। युगधारा नागार्जुन का पहला कविता संग्रह है जो 1953 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। नागार्जुन का साहित्यिक सिद्धांत आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद नहीं, आदर्श नहीं, आदर्श नहीं, जो है यथार्थ जो है वैसा लिखना है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने ये हो सकता है कि जैसे मान लो यहां पर पॉइंट आ जाता और ये आ जाता कि अकाल और उसके बाद कविता का संग्रह सतरंगी पंखों वाली में पब्लिश हुआ है, तो ये भी सही है। और नागार्जुन का ये युगधारा वाला ये पॉइंट भी सही है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर इसका गलत उत्तर क्या है? तो गलत उत्तर है आपके पास नागार्जुन का साहित्यिक सिद्धांत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। ये जो है इसमें से यहां पर 4 में से असंगत है। बिल्कुल जिन लोगों ने उत्तर दिया है। आगे चलें। बहुत शानदार लाइन लिखी है। जनमना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहां कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो उन्होंने कहा कि ये आगे के लिए है, केदारनाथ अग्रवाल के लिए है, नागार्जुन के लिए है, ये धूमिल के लिए है। तो बच्चन सिंह साहब का ये कोटेशन जिनके लिए है वो उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर नागार्जुन है। नागार्जुन के लिए इस प्रकार की बातें कही गई है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला पॉइंट अपने पास आता है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बना करके किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की रचना ही कर डाली? तो ऐसा कौन व्यक्ति था तो जो आमतौर पर बिना लाग लपेट की बातें करेगा, जो इधर उधर की बातें करना नहीं जानता, जो सीधे जो है सो बिल्कुल वैसा वैसा कहने वाला। तो वो व्यक्ति कौन था आपके पास? तो इन 4 में से जब अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति आपके पास यहां पर कौन सा है? तो आंसर इसमें नागार्जुन नाम आता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? अब आपको लगा कि नागार्जुन
अकाल और उसके बाद कविता, हम इनका जन्म नहीं, याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है कि एग्जामिनेशन हॉल में किंतु परंतु नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर कि नागार्जुन का जन्म वर्ष कब था, तो आंसर इसमें यहां पर बिल्कुल सिंपल वाला पॉइंट है, 1911 इनका उत्तर आता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं यहां से आगे, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? अब ये पॉइंट जो है अपन देख चुके हैं इसमें, है ना। तो प्रयोगवादी के हैं, हालावादी के हैं, या प्रगतिशील हैं, या फिर आपके पास इनमें से कोई नहीं। अभिजनवादी वाला पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल पॉइंट कौन सा है? प्रगतिशील। तो आंसर आपके पास आता है कि हाँ, प्रगतिशील प्रगतिवादी कवि है कौन? आंसर है आपके पास नागार्जुन। तो इट इज ए राइट आंसर। यहां पर क्या सी इसका उत्तर जो है वो जाता हुआ दिखाई, इसका उत्तर जो है वो आगे पीछे हो गया ऑप्शन, है ना। जैसे ये अगर क है, इसको ब मानो, ये स है, तो फिर यहां स लिख दो, अन्यथा ये ख, तो ख उसमें वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर आपके पास ये है, तो है इसमें। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला पॉइंट आपके पास आता है, अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है। मतलब इसमें यहां पर किस बात का चित्रण किया गया है? क्या शोषित वर्ग का किया गया है? क्या नष्ट हुई फसल की वेदनाओं का चित्रण किया गया है? भूख से जूझते परिवार का, या फिर इसमें यहां पर उपयुक्त सभी? कौन सी ऐसी बात है जिसका चित्रण किया गया है? तो आपने देखा कई दिनों तक चूल्हा रोया, तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ही था कि यहां पर ये जिस बात को लेकर के कि 1947 के बाद बिहार में जो अकाल पड़ता है और उससे जब वहां पर भूख से जूझते परिवार, अरे परिवार तो क्या, पशु पक्षी भी जो है वहां पर भूख से तड़पड़ा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इसका यहां पर बेस्ट उत्तर क्या होगा? तो ये आपके पास है इसमें सी। चलते हैं आगे की तरफ, अकाल और उसके बाद कविता में किसकी हालत शिकस्त थी? कुतिया की, छिपकली की, चूहा की, या फिर कोए की? तो ये है कि जब अगर आप उस कविता को ढंग से पढ़ रहे हैं तो उसमें वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चूहे की हालत शिकस्त थी। बकायदा ये शब्द लिखा हुआ है, बकायदा ये शब्द लिखा हुआ है कि चूहे की हालत शिकस्त थी। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर जो इसका उत्तर जाएगा वो क्या है? इसमें चूहा। फिर एक बढ़िया प्रश्न यहां पर क्वालिटी वाला ये भी बनेगा इसमें कि अकाल और उसके बाद कविता में कौन कौन से पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है? तब जब आपके पास चार चार आएंगे कि वो कह देंगे गाय बैल भैंस बकरी, वो कह देंगे वहां पर कुतिया छिपकली चूहा कौवा, वो यहां पर एक ऑप्शन देगा इसमें, उसमें देगा कि सुअर भेड़ बकरी ऊंट। तो इस प्रकार के जब ऑप्शन आएंगे तब ये कहोगे कि अकाल और उसके बाद नामक कविता में नागार्जुन जिन टाइटलों को हाईलाइट करते हैं वो टाइटल आपके पास कौन कौन से हैं? तो ये नाम उसमें आते हैं। फिर यहां से आगे चलें, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, अकाल और उसके बाद कविता के लिए सही कथन है। अकाल के बाद की एक साधारण भारतीय परिवार एवं परिवेश की भूखमरी की नंगी तस्वीर, बिल्कुल नंगी तस्वीर, क्योंकि जैसा है वैसा का वैसा इस प्रयोगवादी प्रगतिशील विद्वान ने वहां पर बताया है। चूल्हा रोया, चक्की रही उदास जैसे अद्भुत प्रयोगों के माध्यम से अकाल के बाद अनाज के अभाव की अभिव्यक्ति और उस परिवेश में व्याप्त भूख जन्य व्याकुलता की सशक्त सांकेतिक अभिव्यक्ति। तो आंसर है 100%। प्रगतिशील चेतना की यथार्थपरक कविता, आंसर है यस। तब आपके पास ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या जाएगा? तो आपने कहा कि ये बात भी है इसमें, उसके बाद में ये वाली भी है, ये भी है, तो आंसर उपरोक्त सभी इसमें जाता हुआ दिखाई दिया। फिर चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ, कविता में कानी कुतिया कब सोई थी? तो यहां पर आया कि कब सोई थी, तो आंसर है कि या कितने दिनों तक सोई थी, तो आंसर इसमें आएगा कि एक दिन के लिए, कि कई दिनों तक, मतलब कानी कुतिया कहां? तो आंसर है भाई जब चूल्हा जब उदास पड़ा हुआ है, चूल्हे के पास कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो वो कहां? तो आंसर है कि चूल्हे के पास, और उसको पता है कि यहां जब कुछ एक्टिविटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कई दिनों तक वो चूल्हे के पास जो उसको सोने का मौका मिला, क्योंकि कई दिनों तक चूल्हा जला ही नहीं। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? कई दिनों तक। फिर पॉइंट आया अकाल और उसके बाद कविता में कब घर के अंदर दाने आए थे? आंसर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कई दिनों के बाद, या तुरंत। तो यहां पर है कि एक दिन बाद तो आए नहीं, 2 दिन बाद भी नहीं आए, तुरंत भी नहीं आए थे, कई दिनों के बाद, क्योंकि कविताओं की पंक्तियां शुरू थी कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद।
तो इट मीन्स यहां पर इसका आंसर क्या है, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास सी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां से आगे अगर देखें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन जिनको आप वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, किस भाषाओं के लेखक और कवि थे? हिंदी और उर्दू के, हिंदी और संस्कृत के, हिंदी और मैथिली के, हिंदी और पंजाबी के। तो आपने सबसे शुरू में देखा था, आपने सबसे शुरू में ही देखा था कि ये हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि थे। तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो आंसर आपके पास हिंदी और मैथिली। फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविता में, अब कविता क्या थी, अकाल और उसके बाद, जो आपके सिलेबस में, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि घर में कामकाज गतिविधियां नहीं हो रही थी। अच्छा, कामकाज से क्या लेना देना इसका? घर में चूहे आ गए थे। अच्छा, गांव में अकाल था, अरे, और लोग गाने गा रहे थे। तो इसमें यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिस बात का वर्णन करता है, बिहार के अकाल की स्थिति का वर्णन करता है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर गांव में अकाल था, ये इसका यहां पर सही उत्तर है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वालिटी वाले प्रश्न आपको आएंगे, मजा आएगा आपको। बहुत मेहनत इसमें कर रहे हैं कि जो प्रश्न आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में उसके चैप्टर से आता हुआ दिखाई दे, वो हम आपको पहले ही दर्शन करा दे, ताकि आपका प्रश्न गलत न होने पाए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रोई रही उदास, ये पंक्तियां किसने लिखी? मैंने कहा था कि पंक्तियां उठा करके आपके सामने यहां पर रख सकते हैं। तो ये पंक्तियां किनकी है? चूंकि अकाल और उसके बाद कविता का लेखक कौन है? तो कहा कि नागार्जुन। तो ये उत्तर जो है इसमें यहां पर क्या जाएगा? तो आंसर इसमें यहां पर नागार्जुन जाता हुआ दिखाई देगा। फिर यहां से चले, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, पंक्तियों में कवि किस घटना का वर्णन कर रहा है? वो कह रहा है कि सुख के दिनों का, अकाल की दारुण स्थिति का, बाढ़ की स्थिति का, या धार्मिक संकट का। तो शब्द आपने को जो पकड़ना है उस कविता से, तो पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो यहां पर क्या आ रहा है? तो इसका उत्तर इसमें बी आता हुआ दिखाई दे रहा है, अकाल की दारुण स्थिति का, है ना। फिर यहां से चले आगे, चूल्हा रोया, मुहावरे का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है? मुहावरा है, कवि ने किस अर्थ में किया है? चूल्हा जलने की आवाज आ रही थी, इसलिए चूल्हा रोया कवि शब्द यूज किया। चूल्हे की देखभाल की कमी हो रही थी, इसलिए हुआ क्या कि चूहे का जलना, या फिर चूल्हे का मन मर्जी से काम करना, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से ये जो है यहां पर चूल्हा रोया शब्द का कवि ने प्रयोग किया? तो चूल्हे की देखभाल की कमी। क्यों? क्योंकि छिपकली आ रही। क्यों? क्योंकि वहां पर कानी कुतिया आ रही है। तो यहां पर छिपकली का आना, कानी कुतिया का आना, अब चूल्हे की देखभाल, चूल्हा रो इसलिए रहा था ना कि उसकी देखभाल करने वाला कोई तो हो। तो अब देखभाल कब होगी? जब उसमें वहां पर जाकर के व्यक्ति अपना अनाज पकाएगा, तब तो वहां पर चूल्हे के आसपास चाक चौकट करेगा। जब अगर होगा ही नहीं तो फिर कैसे संभव है? तो इसलिए इसमें यहां पर बात आती हुई दिखाई दी कि चूल्हे की देखभाल की कमी, और देखभाल की कमी के पीछे सीधा कारण था अकाल था, अनाज नहीं था। तो कोई चूल्हे के पास जाकर के करेगा क्या? तो चाहे छिपकली हो, चाहे वहां पर चूहा हो, चाहे कानी कुतिया हो, कोई भी हो, तो ये सब सारी बातें उसमें कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। कविता में कानी कुतिया किसके प्रतीक के रूप में प्रयोग की गई है? मूक पशु, अकाल के कारण उत्पन्न स्थिति, अशांति की स्थिति, आलस्य और निराशा का प्रतीक। इट मीन्स यहां पर इस पॉइंट में, इस कविता में, अकाल उसके बाद कविता में ये शब्द जो है उन्होंने क्यों यूज किया? तो आंसर आया कि आलस्य और निराशा के प्रतीक के लिए जो है ये शब्द यूज होता हुआ दिखाई दिया। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर डी है। चले नेक्स्ट, जात की आवाज और जंतसार गीत का क्या अर्थ है? अकाल और उसके बाद वाली उसके संदर्भ में यहां पर यह शब्द आता है। तो उन्होंने कहा कि भूतपूर्व कष्ट की याद दिलाता है, घर के कार्यों की गतिशीलता और जीवंतता दिखाता है, शांति और विश्राम की बात है, या अकाल के कारण स्थिरता। कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जहां पर यदि कीवर्ड पकड़ लिया तो फिर आपको इसमें बहुत ज्यादा
मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको सारी बातें समझ में आती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल इसका जवाब है अकाल और अकाल के कारण स्थिरता इस पॉइंट का है ना। नहीं सॉरी, इसमें यहां पर घर की हाँ, जांत की आवाज और जनसार गीत का क्या अर्थ है, तो इसका था कि घर के कार्यों की गतिशीलता और जीवंतता ये कब आई, तो आंसर आया कि कई दिनों के बाद जब घर में दाना आ गया। तो ये फिर पॉइंट वहां उनके मुख से निकला, इसलिए इसका मतलब क्या था, तो घर के कार्यों की गतिशीलता और जीवंतता इसका उत्तर होगा। फिर अकाल के प्रभाव में चूल्हे और चक्के की स्थिति कैसी हो गई थी? अत्यधिक साफ सुथरा रहा करता था क्या चूल्हा? स्थिर और शांत रहा करता था? टूट फूट और बंद था या लगातार काम करती हुई? तो आंसर आता था कि टूट फूट और बंद जैसी उसकी स्थिति हो गई थी, क्योंकि जब उस पर काम हो ही नहीं रहा था तो चूल्हे की स्थिति ये थी उसमें। फिर यहां से देखें चूहे और छिपकलियों की स्थिति के बारे में। कविता में क्या बताया गया था? वे खा पी रहे थे, वे कहीं और चले गए थे, वे घर में छिपे हुए थे, वे अत्यधिक पीड़ित और भूखे थे। तो आंसर यहां पर आया कि वे अत्यधिक पीड़ित और भूखे थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो कहीं नहीं गए थे। छिपकलियां भी वहीं जो है आसपास गश्त लगा रही थी, चूहा भी वहीं शिकस्त खा करके पड़ा हुआ था, तो इसलिए यह आंसर आया कि वे अत्यधिक पीड़ित और भूखे थे, है ना। अगला प्रश्न अगर देखें तो कविता में अकाल की मार का क्या अर्थ है? समृद्धि का सूचक है, ए, बी दुख भूख और विकृति का संकेत है, फिर सुख और शांति का संकेत है, केवल शारीरिक कष्ट का संकेत है। तो प्रश्न को पढ़ने से ही उसका उत्तर समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसका उत्तर आपके पास होगा बी, दुख भूख और विकृति का ये संकेत है। आगे चलें, कविता में चूल्हे और चक्के की स्थिति क्या दर्शाती है? कविता कौन सी? अकाल और उसके बाद घरेलू सुख और शांति को दर्शाती है, अत्यधिक उत्पादन और कार्यशीलता को दर्शाती है, अभाव और दुर्दशा को बताती है, या आत्मनिर्भरता और समृद्धि को बताती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कविता में चूल्हा और चक्की अभाव और दूरदर्शिता को बताने वाले पॉइंट है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने यहां पर दिया है। ठीक है, सारे प्रश्न शानदार हैं, एक से बढ़कर के एक क्वालिटी वाले प्रश्न हैं। जितना हो सके ये अपने मित्र दोस्तों के मध्य जो है वीडियो को आप शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और आपको कैसा लगा कमेंट भी इसमें लिखें। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी हमारी और कमजोरी है तो आप इसमें यहां पर मैसेज लिख दें, ताकि आपके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी और उसमें वहां पर मिल जाए। कविता में दीवार पर लगातार छिपकलियां भागदौड़ मचाती रही का क्या अर्थ है? दीवार पर कोई काम नहीं हो रहा था, दीवार पर हलचल और अव्यवस्था का संकेत था, दीवार पर शांति और सौम्यता का प्रतीक है, दीवार पर किसी की उपस्थिति का संकेत है। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर हलचल और अव्यवस्था का संकेत, अव्यवस्था क्योंकि कुछ था नहीं इसलिए जो है वो वहीं पर तूफान मचाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर यहां से चले आगे, कविता में आंगन के ऊपर से उड़ता हुआ धुआं का क्या प्रतीक है? भाई अब धुआं उड़ने लग गया है तो कोई ना कोई तो सिग्नल हुआ है। धुआं कब उड़ेगा? जब चूल्हा जो है वो जलेगा। चूल्हा कब जला होगा? समझ जाओ। तो खाने पीने की सामग्री कमी के कारण, चूल्हे के जलने का प्रतीक, अकाल के बाद सुख की प्राप्ति, घर के अंधकार का संकेत। तो इसमें जो है आपका उत्तर क्या जाएगा? चूल्हे के जलने का प्रतीक, क्योंकि अब घर में अनाज आ चुका था कई दिनों के बाद, इसलिए जो है यहां पर यह स्थिति इसमें आती हुई दिखाई दी। फिर यहां से आगे चले, खाने पीने की थोड़ी सी सामग्री देखकर घर भर की आंखों में चमक आ गई का क्या अर्थ है? अभाव और निराशा की स्थिति का, खुशी और संतोष की अनुभूति का, दुख और विषाद का संकेत, या परिवार की स्थिति का सामान्य विवरण। तो इसमें यहां पर है कि खुशी और संतोष की अनुभूति थी कि चलो कई दिनों के बाद थोड़ा सा तो कुछ हमारे घर में यहां पर आया है, और अब आया है तो नो डाउट खुशी और संतोष की अनुभूति तो उसमें होगी। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से अगला प्रश्न, भूख क्या बला है? इसे कोई भूखा बता सकता है? पंक्ति का क्या अर्थ है? भूख के बारे में कोई नहीं जानता। बी, भूख केवल भूखे व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती है। सी, भूख का कोई असर नहीं होता। डी, भूख की स्थिति से सभी अवगत होते हैं। प्रश्न को पढ़ने से ही उत्तर समझ में आ रहा है कि भूख केवल भूखे व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती है कि जिस समय भूख लगे
और अकाल की वजह से यदि खाना पीना नहीं मिल रहा है तो वास्तव तो वही समझेगा कि क्या स्थिति होती है भूख भी, है ना। फिर यहां से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता में कौवा भी अपने पंख खुजाल कर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कर रहा है का क्या संकेत है? भाई उसने पंख जो है यहां पर खुजाले, तो क्यों खुजाले? तो आंसर है कि घर में दाना आया होगा, घर में दाना आया होगा तो चूल्हा जला होगा, चूल्हा जला होगा तो कुछ न कुछ पका होगा, और पका होगा तो हो सकता है कि कौवे को भी कुछ मिला होगा। तो पॉइंट आया कि आसपास के सभी जीव जंतु खुश थे, इसलिए वो भी ऐसा कर रहा था। कौवा भूख से त्रस्त है, कौवा घर के आसपास उड़ाकर परेशान कर रहा है, कौवा दुखी और उदास है। तो इसका यहां पर यह था कि आसपास के सभी जीव जंतु भी खुश थे, इसलिए कौवा भी जो है अपने आप में यहां पर खुशी व्यक्त कर रहा था। ये इसके शानदार वाले क्वेश्चंस, यदि इन क्वेश्चंस को आपने अगर देख लिया तो लगभग उन सारी बातों को यहां पर समेट दिया गया है कि इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना हमारा इसमें यहां पर विश्वास है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहीं पर विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वीडियो आपके सामने और आता है, और इससे रिलेटेड अगर इससे रिलेटेड पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एग्जाम 8080 का जो ऐप है, उस एग्जाम 8080 के ऐप पर आप जा करके इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और आप वहां पर चाहे इसकी कविता से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो वाले बात, या फिर आपके पास यहां पर प्रश्न और उत्तर सारा सब कुछ जो है वहां से आप ले सकते हो इसमें। ओके, ठीक है, जय हिंद।